नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के 100 पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं दीपेश पटेल जी से और विषय है मैरिज। इस एपिसोड के पूर्व हमने 3 एपिसोड पे मैरिज के विभिन्न आयामों पर आपसे विस्तृत चर्चा की। साथ ही आपसे एक वादा भी लिया कि टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए आप जरूर आगे एक वृहद प्रोग्राम वेबिनार के रूप में हमारे साथ अवश्य करें, जिस पर आपकी सहमति भी है। दोस्तों, एक और प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है इस कड़ी का, जो दिनेश जोशी जी ने पूछा है, वो यह है कि जब हम विवाह देखते हैं तो D1 चार्ट या लग्न चार्ट जिसे हम कहते हैं, उसका सप्तम भाव और नवांश, क्या नवांश में भी सप्तम भाव देखना चाहिए? दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम डिविजनल चार्ट्स को टेबुलर चार्ट मानते हैं, उनको ग्राफिकल चार्ट्स या मैप्ड चार्ट नहीं मानते हैं। यानी वर्ग ज्योतिष में वर्ग जो है वो भाव रहित होते हैं। ग्रह किस राशि में अपना अंश लिया है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आइए हम दीपेश जी सर इस पर उनकी राय जानते हैं कि जब हम सप्तम भाव D1 का देख रहे हैं तो क्या नवांश का भी सप्तम भाव जैसी कोई चीज होती है? दीपेश भाई, इस पर आपकी राय। अनुपम जी, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट आपने छेड़ा है। मैं बहुत दिल से चाहूंगा कि इसके अंदर कोई विवाद में ना पड़ूं, बट मेरी राय बहुत ही बेबाकी से रखना चाहूंगा, जो मैंने जहां साहब से ही सीखा है और समझा है। अब पूरी दुनिया को समझाने का कोई प्रश्न नहीं है, बट अगर हम अपनी राय देते हैं और तर्क देते हैं तो जिनको जो समझना है वो समझ ही लेते हैं, और अच्छी और सही बात दुनिया में जानी चाहिए, वो मेरा प्रयास रहेगा। किसी भी वर्ग कुंडली में जब हम भाव की बात करते हैं तो भाव की जो मुख्य समझ मेरी है, जो जगन्नाथ बसीन साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाई है। भाव क्या है? भाव है पृथ्वी के इक्वल 12 डिवीजन। और जब हम वर्ग चार्ट देखते हैं, वर्गा हम राशि के 12 डिवीजन देखते हैं या राशि के विविध डिवीजन देखते हैं। तो जहां भाव पृथ्वीवासियों के इस कामनाओं की पूरी लिस्ट जो इन 12 भावों में है, उन 12 भावों की पूरी सूची ब्रह्मांड में ठहरे उन 7 ग्रहों में है, और कुछ राशियों की भी कारकत्व है जो भी ब्रह्मांड में है। अब जब वर्गा चार्ट स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि वो राशि का डिवीजन है। राशि जब भाव में है ही नहीं, पृथ्वी पर है ही नहीं, तो वर्गा चार्ट में भाव कैसे देखेंगे? ये सबसे बड़ी दुविधा मेरे लिए है। नंबर 1, कई और वर्गा चार्ट में हम देखें राहु केतु एक ही भाव में आ जाते हैं, जो टेक्निकली बहुत ही गलत बन जाता है। अगर किसी कुंडली में राहु और केतु एक ही भाव में आ जाए तो वो कुंडली ही ठीक नहीं मानी जाती है। बट वर्गा चार्ट में ऐसा संभव है। तो क्या वर्गा चार्ट गलत? वर्गा चार्ट नहीं गलत। वर्गा चार्ट में भाव नहीं देख सकते। नंबर 2। नंबर 3, सूर्य और चंद्र के डिस्टेंस से तिथियां बनती है। वहां वर्गा चार्ट में वो भी हमें डिस्टर्बेंस देता है, उसकी भी पुष्टि वहां नहीं हो पाएगी। तीसरी मेन बात, सूर्य और बुध जो लग्न चार्ट में हमें पता है कि 48 डिग्री से आगे पीछे दूर नहीं जाते एक दूसरे से। सूर्य और वही बुध वर्गा 28 डिग्री और 28 शुक्र, डिग्री, आई एम सॉरी, जी, और शुक्र 47 डिग्री। 47 48 तो जी। वो 28 डिग्री से जब दूर ही नहीं जाते हैं, वहां वर्गा चार्ट में तो एक दूसरे के सामने भी आ जाते हैं, एक दूसरे से चतुर्थ दशम भी हो जाते हैं, नव पंचम भी हो जाते हैं। तो ऐसी सब दुविधा वाली स्थिति में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि वर्गा चार्ट में भाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भाव हो ही नहीं सकता है। इसमें और भाव सीधे सीधा पृथ्वी इस के 12 डिवीजन है, इसलिए इसमें मेरी इसमें 3-4 पॉइंट मैं भी ऐड करता हूं आपके साथ में जी 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 कि जी जी अगर भाव जो वर्ग कुंडली में हम अगर उसको मैप कर रहे हैं ग्राफिकल खाने बना करके,
तो संभवतः सूर्य बुध भी आमने सामने हो जाएंगे। लेकिन जी फिर क्या होगा कि हम, जैसा दीपेश भाई ने कहा कि तिथियों का विचार भी हो जाएगा, फिर उदय अस्त वक्रत्व, ये सारे विचार को हम फिर क्यों छोड़ते हैं? अगर हम दृष्टि संबंध ले लिए तो बाकी पैमाने जो D1 चार्ट के हैं वो हम वर्गा तक क्यों नहीं ला पाए? यानी वो कहीं तार्किक नहीं है कि अगर कोई ग्रह, हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 5 अंश नवाज पे हम देख लें कि अगर उतना दूर है 3 डिग्री 20 मिनट से आप 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए 16-17 डिग्री, और वो जब सूर्य से वो ग्रह किसी नवाज पे हम कह लें कि अगर 5 खाने आगे चलेगा तो वक्री हो जाएगा, जबकि वहां पर वो एक ही घर में है। तो ऐसी कई सही दुविधाएं बात हैं है। जिससे आपको सोचना पड़ेगा। तो दीपेश भाई, आपने ठोस तरीके से बात कही, जो बात तार्किक रूप से कन्विंस करती है, किसी को हम गलत साबित नहीं कर रहे हैं जी। तो अब आगे आपके बिंदु इसमें बताएं। नवांशा का उपयोग लग्न जीवन को लेकर के और लग्न जीवन के अलावा भी बहुत सारी चीजों को लिए कर सकते हैं। नवांशा को मैंने समझा है भाग्यांश, तो वो भाग्य को इंडिकेट करता है। अब जिसकी 28, 30, 32 तक शादी नहीं हुई है, उसके लिए भाग्य ये है कि मेरा शादी हो गया, मेरा भाग्य खुल गया। कोई ग्रेजुएट बंदा है, 23 से 24वें वर्ष में ग्रेजुएट हो गया, 22वें वर्ष में ग्रेजुएट हो गया, अब वो सीधा जॉब पे लग गया, वो बोलेगा कि मेरा भाग्य खुल गया। शादी के 4-5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, शायद उनको शादी के फौरन बाद या 4-5 वर्ष बाद भी संतान हो गया, तो वो दंपति सोचेगा कि मेरा भाग्य खुल गया। नवामसा से सिर्फ शादी, ये कोई तर्क नहीं है। नवामसा से सब कुछ देख सकते हैं, पर मुख्य रूप से जीवन साथी के आने से उनका भाग्य भी हमारे साथ जुड़ता है। जैसे मैंने कई बार देखा है, किसी बेटे या बेटी के जन्म के पश्चात उस पिता के उन्नति में, इस पिता के वाहन मकान के सुख में कहीं न कहीं बदलाव और अच्छाइयाँ बढ़ती है। वहाँ हमने पाया है कि किसी बिटिया के जन्म के बाद उस बिटिया की कुंडली में 4th हाउस के साथ जुड़ा शुक्र 4th हाउस को बलवान कर रहा था। अब उसके भाग्य में वाहन मकान का सुख इतना प्रबल लिखा हुआ है, इन बेटे-बेटी के भाग्य के चलते पिताजी की भी इनडायरेक्टली कुंडली ऐसे ही जुड़ जाती है और वो अच्छे वाहन मकान का स्वामी और भोक्ता बन जाता है। इसी प्रकार जब हम शादी करते हैं, तो हमारे साथ हमारे जीवन साथी के का भाग्य भी जुड़ जाता है। इसलिए सप्तम भाव को नवामसा से जोड़ करके फलादेश फल लिया जा सकता है। पर सप्तमेश को नवामसा में कौन से राशि में गया, वह राशि लग्न चार्ट में कौन से भाव में है, उतना ही पर्याप्त मैं मानता हूं। और उस राशि का बल वर्गा चार्ट यानी कि नवामसा चार्ट में कैसा है, वह उस ग्रह को इंडिकेट करेगा। बाकी सप्तमेश नवामसा में उस राशि में है जो राशि नवामसा कुंडली के सो कॉल्ड छठे भाव में है, इसलिए शादी में दिक्कत आएगी, ये गलत लॉजिक है। लग्न कुंडली के किसी और परिबल की वजह से लग्न कुंडली के किसी और प्रॉब्लम के चलते, किसी और ग्रह के प्रभाव के चलते लग्न जीवन में आदि व्याधि उपाधि हो सकती है, बट उसको हम जोड़ते उधर। हो सकता है सैटर्न ट्रांजिट 7th हाउस 7th लॉर्ड 7th कारक को एक साथ ले रहा है और राहु में शनि की महादशा आ रही, अंतरदशा आ रही है, तभी शनि का ट्रांजिट नेगेटिवली 7th लॉर्ड 7th कारक और शुक्र को इंपैक्ट कर रहा हो तो शादी में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। चंद्रकला नाड़ी नवामसा राशि को लेकर के बहुत ही अच्छे परिणाम समझा रही है गोचर फल में, उसको भली भांति समझना चाहिए। इस प्रकार से नवमान से बहुत सारे उपयोग हम लग्न जीवन को लेकर के देख सकते हैं। पर लग्न कुंडली जब तक दिमाग में नहीं बैठे, उसको जब तक हम कहते हैं ना कि इसका साक्षात्कार ना हो जाए,
एक एक चीज को भली भांति समझ ना ले। अभी तो हम भाव भावेश कारक की बात कर रहे हैं। आगे कर्म सूक्ष्म फल इतना फल इतना सूक्ष्म है कर्म का फल कि हमें और भी कितनी गहराइयां इसी लग्न कुंडली से मिलती है। जो भाव में है वो भाव से भाव में भी देख सकते हैं, जो भावेश में है वो भावेश से भाव में भी देख सकते हैं, जो कारक में है वो कारक से भाव में भी देख सकते हैं। मतलब 6 विविध परिबलों से हम पूरी एक ही लग्न जीवन को देख सकते हैं। सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम कारक शुक्र देखो। इसी पद्धति से सप्तम भाव से भाव यानी लग्न को भी देखो। मतलब लग्न में अगर पाप ग्रह का प्रभाव है, शनि अगर 11वें घर में बैठा है, भले वो सप्तम भाव सप्तमेश कारक से नहीं जुड़ा है, तो भी वो मैरिज में डिले करवा सकता है, क्योंकि वो भाव से भाव सप्तम से जुड़ा हुआ है। कारक से भाव शुक्र से सप्तम, और सप्तमेश ग्रह जो बनता है उससे सप्तम में भी लग्न जीवन को हम भली भांति समझ सकते हैं। नियम, सिद्धांत, रूल रेगुलेशन एक ही लगता है जो भाव भावेश कारक में लगता है। इससे भी आगे सूक्ष्म में जाना है, आप जैमिनी के सूत्रों को यूज कर सकते हैं, दारा कारक यूज कर सकते हैं, आरूढ़ पद ऑफ 7th कर सकते हैं, कारकाम कुंडली का 7वां भाव देख सकते हैं, 7वां, और आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव भी देख सकते हैं। तो उपपद और भी है, 4 भाव, बिल्कुल उपपद भी है। उपपद, हाँ, इसके अलावा भाग्य भी देख सकते हैं, जो भाग्य भी लग्न जीवन का सेकेंडरी हाउस है। 12th हाउस देख सकते हैं, जो लग्न जीवन का सेकेंडरी हाउस है। तो इसलिए कितनी चीजें लग्न कुंडली में देखने से लग्न जीवन को भली भांति समझना। अगर यही नहीं समझे और इसके चलते लग्न जीवन में बहुत अच्छाइयां हैं, हम इसको सप्तमेश नवमांश में उच्च का देख करके खुश हो जाते हैं, और वही सप्तमेश नवमांश में नीच का होने के बावजूद भी लग्न जीवन एकदम अच्छे से चल रहा है। तो पता चला कि इन 10 परिबलों से जो हमने देखा, उन सभी में पॉजिटिविटी है, इसलिए लग्न जीवन धुआंधार चल रहा है। तो मूलभूत सिद्धांत को छोड़ करके सीधा इससे आगे अगर मुझे समझना है, जब जितना बोला मैंने उसको अगर हमने समझ लिया, उसका साक्षात्कार हो गया, भली भांति उसकी निटिग्रिटी में चले गए, उसके एक एक पहलू को समझ लिए, तब तो जाओ ना वर्गा चार्ट। यहां समझने के बाद आगे जाने की कोई आवश्यकता है। प्रॉब्लम क्या है अनुपम जी, आजकल इतना नहीं समझे, इनको देखना कैसे है। मैं बहुत सारे सीनियर लोगों से जब चर्चा करता हूँ, कई अच्छी अच्छी जगहों पर पढ़ के आते हैं, अब 2 चीज जब मैं पूछता हूँ, किसी भाव का अधिपति अपने से अच्छे भाव में गया, पर वही लग्न कुंडली से अशुभ भाव में गया, क्या सोचोगे? तो ये जब खुद नहीं सोचोगे, चिंतन से आता है। आचार्य रजनीश जी ने बहुत अच्छे कला है, 15 दिन पहले मैंने इनको एक अखबार में पढ़ा, छोटे से लेख में। चिंतन हर सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ा देता है। तो वही चिंतन हमें करना है कि भाव का स्वामी अपने भाव से शुभ भाव में है, तो क्या कह सकते हैं कि उस भाव का परिणाम अच्छा है। पर उस भाव का स्वामी लग्न कुंडली के अशुभ भाव में है, मतलब उस भाव का परिणाम मिलेगा, आपको उसका सुख या अच्छा परिणाम नहीं दिखेगा। ये बात समझनी, वहां इसके लिए हमें वर्गा चार्ट में जाने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार मेरा बार बार यही कहना इसलिए है कि लग्न कुंडली को भली भांति समझो, बाद में आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जी अनुपम जी। मित्रों, दिपेश जी ने जो कहा, डोंट एब्सकॉन्ड फ्रॉम D1, D1 से मत भागिए। जिस तरीके से विवाह के लिए कहा कि भाव भावेश कारक जो सप्तम भाव से हैं, और जब इन्हीं के हम पद लग्न में ही देखते हैं, लग्न कुंडली में ही देखते हैं, जैमिनी से जाकर के भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जितना पुष्टि किसी पर्टिकुलर रिजल्ट डायरेक्शन की होती है, वो हमारे दिमाग में सुनिश्चितता आती है कि ये प्रकृति इस विवाह में इस तरीके की मिलेगी। नववांश के लिए बात जिस तरीके से आपने उल्लेखित की कि वो भाग्यांश है, भाग्य यानी उत्तम गति। अगर विवाह में उत्तम गति है तो जीवन में हर चीज आपके चारों ओर बड़ी अच्छी है, और नहीं है तो जीवन में कष्ट है।
तो कहने का तात्पर्य यह था कि जीवन में ही इतना सारा कुछ छुपा है। जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब मंगल लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ होकर सेवंथ में बैठ गया और अगर वो कारक शुक्र से भी जुड़ गया और दशाओं में भी आ गया, तो दोस्तों यही आती वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सूक्ष्मता कि ग्रह का ग्रह से संबंध, भाव का भाव संबंध, भाव का ग्रह से संबंध। झगड़े का कारक हाँ, झगड़े का भाव का स्वामी बन करके लग्न जीवन के कारक से जुड़ गया। अब वो झगड़ा कराएगा, विवाद करवाएगा, तो शादी में सौहार्द कैसे बनेगा? शादी भी देगा, लेकिन जब मौका पड़ेगा तो विवाद भी कराएगा। लेकिन अगर उसी सिक्स्थ हाउस पर, उसी मंगल पर अगर बेनिफिकेंस अगर गुरु का है संबंधों के तहत, जिसमें और भी चीजें हैं, जैसा आपने कहा कि कोई शुभ ग्रह अपने घर से शुभता में बैठा है, मूल त्रिकोण से अच्छी जगह बैठा है, लेकिन लग्न के सापेक्ष वो अशुभ ग्रह है, तब क्या होगा? तो दोस्तों ये पजल बड़ी आसान सी है, सिर्फ बुनियादी चीजों को सीख करके, समझ करके अपने लॉजिक्स को लगाना है, जिसे एस्ट्रोलॉजिक्स कहा जाता है। और दीपेश भाई ने इन चारों प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया, जिसमें मैरिज के जो विभिन्न आयाम थे कि ये क्या हेवन में बनती है, अष्टकूट क्या होता है, टाइमिंग ऑफ मैरिज, और सप्तम भाव क्या नवोंश में भी देखना चाहिए, इन सारी विषय वस्तुओं पर बड़ा गंभीरतापूर्वक जवाब दिया। दीपेश भाई, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे इस तरीके की वार्ता में आप जुड़ते रहें, यही अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम जी, धन्यवाद।